संगम के किनारे पर रेत पर बैठा एक लड़का जो कि बहुत खामोशी से शाम के सूरज को डूबते हुए देख रहा था। उसकी आंख देखने से लगता था कि जैसे उसमें बहुत दर्द है, पर उस दर्द के साथ गुस्सा भी था। वो वहाँ काफ़ी देर से बैठा था तो एक नाव वाले ने उससे पूछा, अरे बेटा, आज सवारी करेंगे? यह है राजस्थान के एक बड़े से गांव के ठाकुर रूहान सिंह। उस लड़के ने नाव वाले की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर बस हाँ कह दिया, बिना किसी एक्सप्रेशन के। और फिर वो धीरे से उठ के उसकी नाव में चढ़ गया। नाव वाला भी अपनी पतवार चलाने लगा। रूहान उस नाव में खामोशी से लेटा हुआ था और आंखों को बंद कर ना जाने क्या सोचे जा रहा था। कुछ वक्त तक ऐसे ही नाव में घूमते रहने के बाद उसने नाव वाले को हाथ से इशारा किया कि वो नाव वापस से किनारे पर लगा दे। उसने भी उसके इशारे के कहे मुताबिक नाव किनारे पर लगा दी। रूहान उतरा और उसे पैसे देकर आगे बढ़ गया। संगम से निकल वो सीधा हनुमान मंदिर के रास्ते की तरफ बढ़ गया था। उस रास्ते पर जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था, उसके कानों में शाम की आरती की और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ में बढ़ती ही जा रही थी। वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर आया और खड़ा होकर साउथ इंडियन महादेव के टेम्पल को देखने लगा और फिर एक नज़र डालकर वो वहाँ से चल दिया। बहुत से लोग इस वक्त दर्शन करने आए हुए थे, पर उसे देख के लग रहा था जैसे भगवान और उसके जन्मों से बैर है। वो ना किसी मंदिर में गया और ना ही किसी मंदिर के सामने हाथ जोड़ा। वो बाहर आया और गाड़ी जहाँ उसने पार्क की थी उसने वहाँ आके अपनी गाड़ी ली और चल दिया इलाहाबाद की सड़कों पर। वैसे शाम के वक्त इलाहाबाद को सड़कों का मज़ा ही कुछ और होता है। आप कभी भी यहाँ घूमने आए तो रात में ज़रूर बाहर निकलें, और ख़ासकर यहाँ का सरस्वती घाट रात के वक्त स्वर्ग से कम नहीं लगता है। सामने बहती गंगा जमुना और सीढ़ियों पर बैठकर उसको देखना बहुत ही सुखद आनंद देता है। यहाँ की सड़कों पर आपको भीड़ मिलेगी, पर जब आप वहाँ की भीड़ की भरी सड़कों का आनंद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इलाहाबाद है क्या चीज़। आपको यहाँ खुसरो बाग भी मिलेगा। यहाँ के हर फ्लाईओवर पर आपको गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है उसका दृश्य बना होगा। रूहान इन्हीं सब को देखता हुआ गाड़ी चला रहा था। वो सिविल लाइन से होता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन देखा तो उस पर माँ सो हो रहा था। उसने फ़ोन को बगल वाली सीट पर रख ही दिया और चल दिया अपने घर की ओर। उसने जाकर घर के बाहर की जगह पर गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। घर का गेट खोला, घर के अंदर की लाइट्स ऑन की तो एक बार फिर उसका फ़ोन बज गया, पर इस बार उसने फ़ोन कट नहीं किया बल्कि उठा के बात करने लगा। माँ प्रणाम। उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ थी जो थोड़ी परेशान लग रही थी। रूहान, आप कैसे हैं? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उनके ये बोलते ही रूहान ने कहा, माँ मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। सब ठीक है ना वहाँ? तो आप इस बार आ रहे हैं ना महापूजा में? उनके इतना पूछते ही रूहान ने फ़ोन कट कर दिया और एक मैसेज लिख कर भेज दिया, जिसे साक्षी देवी ने मिलते ही समझ लिया कि इस बार भी उसकी ना ही है। ये थी रूहान की माताजी साक्षी देवी, जो कि राजस्थान में अपने महल में ही रहती थी। वो इस महल में रहती तो थी, पर उनका दिल दिमाग दोनों अपने बेटे रूहान की तरफ ही रहता था। फ़ोन कट करने के बाद रूहान ने अपने रूम में जाकर चेंज किया और बाहर आकर अपने लिए कॉफ़ी तैयार करने लगा। कॉफ़ी बना, वो कॉफ़ी मग में ले करके आया, हॉल में बनी खिड़की के पास खड़ा हो गया। सर्दी का मौसम था, पर उसने बस एक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। वो कॉफ़ी पी ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। उसने देखा उसके दिल्ली वाले ऑफिस से फ़ोन था। अरे सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई कि रूहान सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, पर वो अपना काम यहाँ इलाहाबाद से ही करता था। पर अपने हर ऑफिस, हर खबर को वो अपने पास अप टू डेट रखता था, जो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता था। उसने फ़ोन उठा के बात की तो उधर से कुछ सुन उसने बस इतना कहा, मैं कल दोपहर तक वहाँ रहूँगा, आप मीटिंग फिक्स्ड करें। और ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रूहान के फ़ोन पर उसके दिल्ली वाले ऑफिस से कॉल आया था। उसने सारी बातें सुनकर वहाँ आने के लिए बोल दिया था। उसने ये बोलकर फ़ोन रखा और कॉफ़ी पीते हुए सोचने लगा, वो इस घर में अकेला ही रहता है और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी वो अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई प्यार करने वाला। माँ थी, उससे भी वो दूर ही रहता था। उसकी ज़िंदगी में वीराने के रंग के अलावा कोई रंग नहीं था और उसने इस रंग को खुद चुना था।
रूहान ने काफ़ी ख़त्म कर अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी पैकिंग की और आकर कल की मीटिंग के लिए सब देखने लगा। कुछ देर बाद उठा और खाना बनाकर खाकर सो गया, क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी निकलना था एक सफ़र पर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सफ़र उसे एक नई मंजिल से मिलवाने वाला था। सुबह का वक्त, रूहान का घर। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा था। रूहान जब रेडी होकर बाहर आया तो घर के सामने 5 गाड़ियां खड़ी थी और सब के सामने बॉडीगार्ड्स थे। उसे इस वक्त देखकर लगता था कि वो सच में ठाकुर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी इस पर्सनालिटी को इस वक्त कोई देखता तो सच में शॉक्ड हो जाता, क्योंकि जो रूहान संगम के एक किनारे पर बैठा था, जो रूहान इस सिंपल से घर में रहता था और जो इस वक्त खड़ा था, वो तीनों ही शख्स जैसे एक इंसान में होने के बावजूद भी अलग थे। वो बाहर निकला तो उसका मैनेजर गौरव जल्दी से आकर उसका लैपटॉप वाला बैग संभाला और उसके हाथ से लेते हुए आया और एक आदमी को इशारा कर गेट को लॉक करने को कहता है। एक आदमी गेट लॉक करता है और रूहान आकर बीच वाली गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बैठते ही गौरव और बाकी सब भी अंदर आकर बैठ गए। गाड़ी एक लाइन से आगे बढ़ गई। रूहान एकदम खामोश बैठा था। उसकी गाड़ी आकर बमरोली एयरपोर्ट रुकती है। इस एयरपोर्ट पर 2 तरह की फ़्लाइट आती हैं। पहली है एयरफोर्स की और दूसरी है दिल्ली जाने वाली, और जो दिल्ली जाती थी वही शाम को 4 बजे वापस भी आती थी। रूहान का प्लेन वहाँ खड़ा था। वो गया, चेकिंग करा के उसमें बैठ गया अपने मैनेजर और बाकी गार्ड्स के साथ। राजस्थान, दोपहर का वक्त। राजस्थान की रेत पर एक लड़की भागती हुई चली जा रही थी। उसने अपने बैग को एक हाथ से कस के पकड़ रखा था। तभी पीछे से उसकी एक दोस्त ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रूहानी, जरा ठहर यार, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तो थोड़ा धीरे चल, नहीं तो मेरी सगाई से पहले मैं ऊपर चली जाऊंगी। बस कर यार। रूहानी ने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, यार गिन्नी जानती है ना, आज मासी जी आ रही हैं घर, और दीदी ने कहा था जल्दी आने के लिए। अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो उनकी डांट और तानों से हमें इस बार दीदी भी नहीं बचा पाएंगी, तो इसलिए घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एक तो तेरी उस खटारा स्कूटी ने बीच रास्ते में धोखा दे दिया। जब उसकी ज़रूरत होती है तभी ऐसा होता है। भाग। ये कहते हुए वो दोनों भागी जा रही थी। गिन्नी ने लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, अगर आज तेरी माँ और पापा होते तो तुझे कोई नहीं डांटता, और अगर तेरे पिता होते तो तुझे मासी के तानों से बचा लेते और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते। फिर वो तुझे कभी नाजायज़ नहीं बोलती। ये सुनते ही रूहानी के भागते हुए कदम रेत के एक टीले पर रुक गए। गिन्नी का नाजायज़ कहना रूहानी को जैसे अंदर तक हिला गया था। रूहानी के भागते कदम रेत पर रुक गए। वो मुड़ करके गिन्नी को देखने लगी। गिन्नी की भी जुबान एकाएक बंद हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वो बोलते बोलते वो बात बोल चुकी थी जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रूहानी के पास आते हुए उसने कहा, माफ़ कर दे यार, मेरे मुँह से गलती से निकल गया, सॉरी यार। ये कहते हुए गिन्नी उसके पास आ गई। रूहानी वहाँ यूं ही रेत पर खड़ी थी। गिन्नी ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, सॉरी यार, माफ़ कर दे, नहीं करूँगी ये गलती। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। सॉरी, माफ़ कर दे रूहू। उसके ऐसे माफ़ी मांगने पर रूहानी ने एकदम से अपने चेहरे पर आए भाव को बदल दिया और उससे कहा, चल अब, नहीं तो सच में मासी हमें नहीं छोड़ने वाली है। ये बोल वो गिन्नी का हाथ पकड़ के फिर एक बार रेत पर भागने लगी। वो लोग जल्दी से सड़क पर आए और एक बस को रोककर उसमें चढ़ गई। दोपहर का वक्त, दिल्ली। इधर रूहान अपने दिल्ली जनपद पर स्थित ऑफिस में था। वो अपने ऑफिस के सारे स्टाफ के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सब पर एक तीखी नज़र फेरी और उन्हें देखते हुए बोला, बहुत छुट्टी मना ली आप सब ने, अब काम करें। शायद मेरे यहाँ ना रहने पर आप लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया और फ़ायदा भी उठा लिया। श्रीवास्तव जी, वो पेपर लाए जो मैंने आपसे लाने को कहा था। उसके ये बोलते ही एक बूढ़े से आदमी ने जल्दी से लाकर एक पेपर पकड़ा दिया उसे। रूहान ने उस पेपर को लेते हुए कहा, हाँ, तो आप सबको पता होगा कि रूहान सिंह ठाकुर को अपने काम से बहुत प्यार है और उन लोगों की वो रिस्पेक्ट करता है जो उसके यहाँ ईमानदारी से काम करते हैं। तो इन पेपर पर जितने लोग हैं वो बस मेरी केबिन में आकर के ये बताएं कि मैं उन सबको फायर क्यों ना करूँ और उन्होंने 1 साल से क्या किया है इस कंपनी के लिए, और जो ना बता पाया उसे मैं इज्जत के साथ यहाँ से अभी और आज इसी वक्त विदा कर दूँगा। मैं यहाँ नहीं हूँ इसका गलत ही मतलब आप सब ने निकाल लिया शायद, पर मैं आपको बता दूँ
मैं चाहे दुनिया की किसी भी जगह पर हूँ, लेकिन मुझे मेरी जुड़ी हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो आइंदा जिन लोगों ने गलतफहमी अपने दिमाग में पाल रखा है उसे निकाल के फेंक दें और अब काम करें। ये कहकर वो जाने लगा और कुछ दूरी पर जाकर वो फिर रुका और सब की तरफ देखकर बोला, जितने दिन मैं नहीं था सबने बहुत मज़े किए, तो अब आप सब पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के काम करेंगे। भूल जाओ कोई संडे आता है या कोई फेस्टिवल, तो शुरू करो काम। इतना कहकर वो चला गया। सारे स्टाफ का मुंह ये सुनकर उतर गया था और सब डरे हुए थे, साथ में परेशान भी थे। रूहान आकर अपने केबिन में बैठ गया और रात तक अपने काम में व्यस्त रहा। रात को उसके मैनेजर नील ने आकर उससे कहा, सर चले, एक मीटिंग में जाना है। उसके ये कहने पर रूहान को मीटिंग का याद आया और उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों वहाँ से निकल के सीधे लिफ्ट से नीचे आए। गाड़ी में बैठते ही रूहान का फ़ोन बज उठा। नील आगे बैठा था। उसने ड्राइव से चलने को कहा। रूहान ने अपना फ़ोन उठा के देखा तो साक्षी जी का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, जी माँ बोलें, क्या बात है। उधर से साक्षी जी की आवाज़ थी, बेटा हमने सुना है आप दिल्ली आए हैं। जी, एक काम के सिलसिले में आना पड़ा। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। हम ठीक हैं। आप इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा और बढ़ के यहाँ आ जाएं, एक बार आपसे मिल लेंगे। 2 साल हो गया है आपसे मिले। आप पहले साल में एक बार मिल जाया करते थे, पर अब तो 2 सालों से आए ही नहीं हैं। एक बार आ जाओ बेटा। माँ, मेरे पास जब वक्त होगा मैं आ जाऊँगा, आप परेशान ना हो। वैसे भी कल मैं वापस चला जाऊँगा। एक बार आ जाओ, मिल जाओ, बस कुछ वक्त के लिए ही आ जाओ। साक्षी जी ने इतना ही कहा था कि तभी रूहान को एक आवाज़ सुनाई दी, अरे आंटी जी चलिए खाना खा लें। यह आवाज़ सुन रूहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये किसकी आवाज़ है, कौन है ये। साक्षी जी ने उससे कहा, अरे ये तेरी सलोनी भाभी की बहन है, 2 साल से यहीं रहती है, सबका ध्यान रखती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर रूहान ने कॉल कट करके फ़ोन पॉकेट में रख लिया। इधर साक्षी जी के कमरे में वो लड़की प्लेट लेकर खड़ी थी। साक्षी जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे रूहानी बेटा आओ। रूहानी उनके सामने प्लेट रखते हुए बोली, चलिए खाना खा लें आप, फिर मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी और तब आप सो जाना। उसके ये कहने पर साक्षी जी खाना खाने लगी। रूहानी उन्हें खाना खिलाए, उनके पैर में मालिश कर वो उन्हें सुला के बाहर आ गई उनके कमरे से। वो जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रूहानी ने अपना रास्ता बदल लिया, पर वो वापस उसके रास्ते में आ गया। ये देख रूहानी ने उससे कहा, सोम जी हमारा रास्ता छोड़े। सोम ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे मारे को घनी भूख लगी रही थी तो मारे को भी अपने इन नाजुक हाथों से खाना खिला दे। सच में घनी तृप्ति मिलेगी मारे को और मारे पेट को भी। रूहानी ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, इतनी ही भूख है तो रुकें, अभी खिला देते हैं आपको। ये कहकर उसने दूर सामने जा रही एक औरत को जोर से आवाज़ दिया, रानी दीदी ज़रा सुनिए। इतना कहते ही सोम रूहानी से कुछ दूर खड़ा हो गया। रूहानी की आवाज़ सुन रानी उसके पास आकर बोली, हाँ लाडो बोल, क्या हो गया। रूहानी ने सोम की तरफ देखते हुए कहा, रानी दीदी आपके पति को बहुत भूख लगी है, ज़रा आप इनके लिए खाना मंगवा देंगी। हमें कुछ काम है तो हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। रानी ने सोम की तरफ देखकर कहा, चले हम आपके लिए एक नौकर के हाथों खाना भिजवाते हैं। रानी के कहने पर सोम वहाँ से गुस्से में चला गया। रानी सोम की पत्नी थी, पर सोम से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। रूहानी जब से यहाँ आई थी, सोम सिंह ठाकुर की गंदी नज़र उसी दिन से रूहानी पर थी, पर रूहानी कुछ ना कुछ कर अपने आप को सोम के रास्ते से दूर ही रखती, पर ना ही वो ज़्यादातर उसके सामने आती, पर सोम उसके नज़दीक आने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। रूहानी अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर चैन की सांस ली। उसने अपने साथ लाया एक नंबर अपने फ़ोन में फीड किया और उसे देखकर बोली, कल हम आपको सरप्राइज़ देंगे आंटी जी। ये कहती हुए वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो उसकी बहन सलोनी एक प्लेट और पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसने जल्दी से प्लेट और पानी का गिलास उसके हाथों से लेते हुए कहा, दीदी क्या ज़रूरत थी आपको इतना चल के आने की। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना कि इस हालत में ज़्यादा नहीं चलना, फिर क्यों आए आप, चलिए बैठिए। ये कहते हुए उसने सलोनी को वहीं अपने बिस्तर पर बैठा दिया। सलोनी रूहानी की मासी की बेटी थी और उम्र में वो रूहानी से बड़ी थी।
वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर उन्हें देखकर लगता नहीं था। काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर रेस्ट और अच्छा खान पान बोला था। रूहानी उनका पूरा ख्याल रखती थी। सलोनी भी रूहानी से बहुत प्यार करती थी। बचपन से अभी तक सलोनी में ही उसे माँ का प्यार नज़र आया था और उससे ही माँ का प्यार भी मिला था। मासी के व्यवहार के कारण सलोनी रूहानी को अपने पास ले आई थी। यहीं के कॉलेज में उसने उसका एडमिशन करा दिया था। रूहानी पढ़ाई के साथ काम भी करती थी, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने का। सलोनी ने बिस्तर पर बैठते हुए उससे कहा, क्या करें, पूरे दिन तुम और ये हम पर चीलों और गीधों की तरह नज़र गड़ाए बैठते हो। क्या करूं, अब कहीं जाने नहीं आना नहीं तो इंसान तो बेचारा बोर हो ही जाएगा। रूहानी ने उनके पैरों को बिस्तर पर संभाल के रखते हुए कहा, अच्छा तो बोर हो रही थी आप? जीजा जी कहाँ हैं? वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं? उसके इतना बोलते ही पीछे से सलोनी के पति आदित्य जी ने कहा, अरे साली साहिबा जी, हमारा बस चले तो अपनी श्रीमती जी को अपनी गोदी में लिए बैठे रहें, पर क्या करें, वो बैठने नहीं देती है, अपने पास काम पर भगा देती है। ये कहते हुए आदित्य उसके कमरे में आ गया। रूहानी और सलोनी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बातें करने के बाद आदित्य सलोनी को अपनी गोदी में उठाते हुए बोला, चलिए साली साहिबा, अब आप सो जाइए, हम भी चलते हैं इन्हें लेकर। सुन लाडो, आज माँ किसी काम की वजह से नहीं आ पाई हैं, पर कल पक्का आएंगी, तो तू देख ले, अगर कल कुछ काम ना हो तो रुक जा। सलोनी की बात पर रूहानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य ने उसे गुड नाइट कहा और सलोनी को वहाँ से लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ रूहान अपने दिल्ली वाले बंगले पर पहुंचा। बारिश हो रही थी, इसलिए एक नौकर उसकी गाड़ी रुकते ही छाता ले आया और गेट खोलते हुए छाता भी खोल दिया। रूहान उतरा और छतरी में अंदर आया। नौकर ने छतरी बंद कर रखते हुए कहा, साहब खाना लगा दूं? रूहान ने ऊपर अपने कमरे में जाते हुए कहा, नहीं, आप बस एक कप कॉफ़ी बना के भिजवा दें। ये कहकर रूहान वहाँ से चला गया। नौकर भी उसके मुताबिक कॉफ़ी बनाने चला गया। रूहान कमरे में आया और अपने कपड़े चेंज कर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाई फाइल को खोल के देखा और उस पर काम करने लगा। एक नौकर आया और कॉफ़ी रख के चला गया। रूहान काम करते हुए कॉफ़ी पी रहा था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जिस बारिश के होने से रूहान को कुछ नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में रूहानी बारिश देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर बढ़ा के बारिश के पानी को लेकर महसूस किया। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना इन बारिश की बूंदों का। ये कहते हुए रूहानी बारिश के पानी से खेलने लगी। वहीं जब बारिश की कुछ बूंदें आकर रूहान के ऊपर गिरी तो उसने गुस्से में कहा, नफरत है मुझे बरसात से ही, हर चीज़ भिगो देती है, मेरे पेपर गीले हो गए। ये कहते हुए उसने खुली हुई खिड़की को बंद कर दिया। सुबह का वक्त राजस्थान। रूहानी सुबह से सलोनी के पास ही बैठी थी। आदित्य सलोनी की माँ और पापा को लेने गया था। रूहानी सलोनी के पास बैठी उसके पैरों की मालिश की जा रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से सलोनी के पैर में सूजन आ गई थी। उसके बगल में सलोनी की देखभाल करने वाली नौकरानी रूपा खड़ी थी। उसने सलोनी को देखते हुए पूछा, छोटी भाभी, आपकी माताजी कितने दिनों के लिए आ रही हैं इस बार? उसके ये पूछने पर सलोनी ने उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, आप क्यों पूछ रही रूपा जी? तो रूपा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं आपको छोटी भाभी, इस घर में ऐसा कोई नहीं औरतों में जिससे मुझे डर लगे, पर आपकी माता जी के आने का सुन के पता नहीं क्यों मेरी तो सांस ही अटक जाती है। वो जैसे रूहू दीदी को हर पल हर बात पर सुनाती रहती हैं। बाप रे, मेरी तो जान मुंह तक आ जाती है। वो तो रूहू दीदी हैं जिनका इतना पक्का जिगरा है, नहीं तो कोई और होता तो कब का या तो उन्हें मार डालता या खुद को मार डालता। पता नहीं क्या खाती है जो बस आग ही उगलती है। बुरा मत मानना छोटी भाभी, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब मासी जी ऐसे रूहू दीदी को ताने देती है। कसम से मैं होती ना। ये कहते हुए उसने अपने दांत पीस लिए, पर यह किसी ने देखा नहीं। सलोनी और रूहानी बैठी ये सब देखे जा रही थी। उन दोनों को तो सब पता था कि आखिर किस बात के लिए सलोनी की माँ रूहानी को ताने मारती है। बहुत वक्त बीत गया था, पर आज भी उस बात को उसकी मासी ने ना तो खुद को भूलने दिया था और ना दूसरों को। इन्हीं तानों से बचाने के लिए उसने साक्षी जी से बात कर सुहानी को अपने पास अपने साथ रख लिया था। सलोनी बचपन से ही उसके लिए ढाल बन के उसके साथ रही थी। रूहानी उसी की गोद में खेल के बड़ी हुई। 5 साल की थी सलोनी जब उसके पिता मनोहर साहब नन्ही सी रूहानी को घर लाए थे, पर उसकी माँ सुमित्रा जी ने मासी होकर भी उसे देखा नहीं था और उठा के किसी अनाथालय में देने को कह दिया था। लेकिन मनोहर जी ने इंसानियत के नाते उसे अपना नाम भी दिया और बेटी भी माना।
मासी ने भले ही उसे बचपन से आज तक सिर्फ ताने दिए हों, पर मनोहर जी और सलोनी के प्यार ने उस तानों पर मलहम का काम किया। इसलिए उसे फ़र्क तो पड़ता था, पर वो इस दिल पर लगने नहीं देती थी। आज फिर सुमित्रा जी के आने से वो डर तो रही थी, पर उसे पता था कि उसकी दीदी है उसके लिए। तभी एक नौकर ने आकर कहा, छोटी भाभी, आपके घर वाले आ गए हैं। ये सुनते ही पास खड़ी रूपा ने हाथ जोड़े कहा, बचा लेना प्रभु, पता नहीं कितने दिन रुकने वाली है ये। उसके ये बोलने पर सलोनी और रूहानी ने दोनों उसकी तरफ उसे आंख दिखाते हुए कहा, उनके सामने चुप ही रहना। उनके ये बोलने पर रूपा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी सुमित्रा जी और मनोहर जी दोनों ही अंदर आए। सुमित्रा जी ने जैसे रूहानी को सलोनी के पास देखा तो गुस्से से फट पड़ी और उसे देखते हुए बोली, अरे ये यहाँ क्या कर रही है इसके पास? ऐसे वक्त में अपना मनहूस साया लेकर मेरी बेटी के पास क्या बैठी है? उठ यहाँ से। खुद के पिता का पता नहीं, मरते वक्त वो हमारे गले में बांध के चली गई। अब क्या चाहती है तेरी मनहूसियत मेरी बेटी के बच्चे को भी खा जाए? उसके ऐसे बोलने पर रूहानी की आंखें भर आई थी। मनोहर जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? उनकी बात बीच में ही काटते हुए सुमित्रा जी ने कहा, अरे तुम चुप करो, तुम्हें इसे अपनी नज़रों के सामने रखना है रखो, पर ये मेरी बेटी के सामने ना ही आए, इसके लिए अच्छा होगा। अरे अभी तक बैठी है, चलो उठ, निकल यहाँ से, और मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत देना। उनके ऐसे दुत्कारने से रूहानी उठ के रोते हुए भाग गई। उसके जाते ही सुमित्रा जी जैसे अंदर आने को हुई, वैसे ही सलोनी ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोकते हुए कहा, माँ, आपने आते ही फिर से शुरू कर दिया। आज तक आप खुद को सुधार नहीं पाई। अरे क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या कर दिया है उसने ऐसा जो आप उसे ऐसे ताने मारती हैं? जब आती हैं तो उसे ऐसे ही रुला के जाती हैं। पर इस बार बस आपने उसे कुछ भी कहा, जब तक यहाँ है तो सोच लेना मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तो सोच लो क्या करना है आपको। उसके ऐसे कहने पर उन्होंने मुंह बना लिया। उधर दूसरी तरफ रूहान अपनी ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। रूहान की सेक्रेटरी रोज़ी एक फ़ाइल लेकर उसके पास आई और दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, सर मे आई कम इन? रूहान ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, यस। उसके इतना कहते ही रोज़ी अंदर आई। उसने रूहान के सामने एक फ़ाइल रखते हुए कहा, सर मैंने ये फ़ाइल कंप्लीट कर दी है और सारा मैम आपका कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनते ही रूहान को याद आया कि उसकी तो मीटिंग थी। वो जल्दी से अपना कोट उठाते हुए खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम चलो। और नील कहाँ है? आज सुबह से दिख नहीं रहा है। ये कहते हुए उसने अपना कोट पहना। रोजी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, सर उनकी माँ के आज सुबह मंदिर से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। इतना सुनते ही रूहान ने बाहर जाते हुए कहा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और नील को जो भी ज़रूरत हो उसकी हेल्प करो, मैं मीटिंग के बाद बात करूंगा उससे। ये कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सामने एक लड़की बैठी थी, बहुत ही लेटेस्ट फैशन की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, खुले स्ट्रेट बाल, कानों में मैचिंग ईयरिंग, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, दिखने में बेहद खूबसूरत थी वो। उसका मैनेजर और सेक्रेटरी उसके पीछे खड़े थे। रूहान ने अंदर आते हुए बस एक नज़र उसे देखकर बोला, हेलो मिस सारा, सॉरी मैं लेट हो गया, तो मीटिंग शुरू करें? ये कहते हुए वो सारा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सारा ने बहुत नज़ाकत के साथ कहा, श्योर। उसके कहते ही सारा की असिस्टेंट ने प्रेजेंटेशन दिया। काफ़ी देर तक मीटिंग चलती रही। जब मीटिंग ख़त्म हुई तब रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे सब अच्छा लगा, पर मैं एक बार फाइल पढ़ के और कुछ टर्म एंड कंडीशन देखकर आपको बता दूंगा। ये कहकर रूहान उठ के जाने लगा तो सारा ने उसे रोकते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम पर्सनली नहीं मिल सकते? आप अगर फ्री हो तो आज शाम अशोका होटल में मिलते हैं, फाइल के बारे में बात कर लेंगे और कुछ टाइम भी बिता लेंगे। उसके ये कहते ही रूहान उसकी तरफ मुड़ा और उससे बोला, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो अच्छा होगा आप सिर्फ प्रोफेशनल ही रहें, पर्सनल ना हो, क्योंकि अगर मैं पर्सनल ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी आप। ये बोलकर वो चला गया। सारा उसे गुस्से में जाते देखती रह गई। शाम का वक्त, जैसलमेर। रूहानी रेत पर बैठी सूरज को डूबते हुए देखे जा रही थी। आज जो भी सुमित्रा जी ने उससे कहा था वो उसके दिल को चुभ गया था। वो बैठी खामोशी से सूरज को एकटक देखे जा रही थी। तभी उसकी दोस्त गिन्नी भागती हुई उसके पास आई। उसने उसे देखते हुए कहा, यहाँ बैठी है? मैं तो तुझसे मिलने महल गई थी, पर पता चला तेरी वो खड़ूस मौसी आ रखी है। बाप रे, बहुत मुश्किल से खुद को बचा के आई हूँ, पर तू क्या यहाँ बैठी कर रही है? ये सब उसने ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए और उसके पास बैठते हुए कहा था। रूहानी बिना उसकी तरफ देखे बोली, तू क्या कर रही थी यहाँ पर?
अरे तेरे लिए अपने हाथों के बने लड्डू लेकर आई थी। इस बार रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कहाँ है लड्डू? कहाँ है का क्या मतलब? अरे भाभी सब लेकर अपने पास रख लिए। अब अगर तू जल्दी नहीं चली तो मुझे लगता है कि वो लड्डू भाभी ख़त्म भी कर देंगी। चलेगी या यहीं बैठी सूरज देवता को भेजेगी? ये सुनते ही रूहानी एकदम से उठी और उससे बोली, तो फिर बैठी क्या है ऊँट की तरह, चल उठ। ये बोल वो रेत पर भागते हुए उससे आगे निकल गई। रूहानी महल आई तो सीधे सलोनी के कमरे में गई। देखा तो वो लड्डुओं का डिब्बा लिए खाए जा रही थी। उसने जल्दी से आगे बढ़ के डिब्बा खिसका लिया और उससे बोली, बस करो दीदी, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहते हुए उसने एक लड्डू उठा के मुँह में डाल दिया। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती लाडो कि लड्डू तेरी कमजोरी है? तो लड्डुओं को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, पर देख इसमें मेरे भी है। ये कहते हुए सलोनी थोड़ा आगे बढ़ी तो रूहानी ने डिब्बा पीछे करते हुए कहा, जो भी हो आपने खा लिया है, ये मेरे हैं, अब आप बैठो, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो चली गई और सलोनी उसे ऐसे देख खुश थी। उधर दिल्ली एयरपोर्ट रात के वक्त रूहान वापस जाने के लिए अपनी कार से उतरा। वो अंदर जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के देखा तो साची जी का था। उसने फ़ोन उठाया और आगे बढ़ने लगा। उधर से ना जाने किसकी आवाज़ थी। रूहान घबरा गया और उसने जल्दी आने को कहकर उसने अंदर जाकर बात की और अपने चॉपर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बुक कर दिया। रूहान दिल्ली एयरपोर्ट पर था कि तभी उसके फ़ोन पर साची जी के फ़ोन से कॉल आता है। वो सीधा वहाँ के लिए अपने चॉपर में बैठ के निकल जाता है। रूहान जब रात के करीब 10 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचता है तब वहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। वो किसी तरफ जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आया। उसकी सारी गाड़ियाँ आकर खड़ी थी। एक आदमी ने आकर छतरी खोली और रूहान छतरी के अंदर आया। वो उस आदमी के साथ आकर अपनी गाड़ी में बैठा। महल ले चलो जल्दी, ये कहते हुए रूहान ने अपना फ़ोन निकालकर एक बार फिर साची जी को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वो अब परेशान हो रहा था। उसने फ़ोन साइड में रख दिया। गाड़ी जयपुर की भीगी सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। वो परेशान सा बाहर देख रहा था। करीबन 2 घंटे बाद वो महल पहुंचा। जिस वक्त वो पहुंचा था उस वक्त महल में अंधेरा था। बरसात की वजह से लाइट कट हो चुकी थी। बस लालटेन की रोशनी में ही महल में हल्की फुल्की रोशनी थी। जगह जगह रूहान की गाड़ी जैसे रुकी तो एक नौकर ने लालटेन उठा के देखा। उसने जैसे रूहान को देखा तो चीखते हुए अंदर की तरफ भागा। अरे सुनो सब, ठाकुर साहब आए हैं। रूहान, ठाकुर साहब आ गए हैं। अरे मालकिन, रूहान साहब आ गए हैं। ये कहते हुए वो साची जी के कमरे की तरफ भागे जा रहा था। इधर कुछ नौकरों ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। रूहान गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ भागा। जब तक रूहान अंदर गया तब तक उस नौकर ने साची जी और बाकी घर वालों से ये कह दिया कि रूहान आया है। ये सुनते ही एक एक कर सब बाहर निकल आए। सब हैरान थे कि आखिर रूहान आया कैसे, और सबसे ज़्यादा कोई हैरानी था तो वो था सोम। उसने तुरंत बाहर आकर देखा तो रूहान साची जी के कमरे में दाखिल हो रहा था। रूहान साची जी के कमरे में आया तो साची जी बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। जब से नौकर ने बताया था कि रूहान आया है वो तो बस जैसे खुद को रोक ही नहीं पाई थी। रूहान उनके पास आकर उन्हें पकड़ के देखने लगा और उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना माँ? मुझे फ़ोन आया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों, क्या हो गया था आपको? अरे हम ठीक हैं, आपको देख के तो हम और ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये कहते हुए साची ने उसे गले से लगा लिया। रूहान उनसे दूर होते हुए बोला, पर आपको हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, बस ज़रा सा बीपी बढ़ गया था। पर आपको किसने बताया कि हमारी तबीयत ख़राब है, जबकि ये बात तो किसी को नहीं पता महल में सिवाय रूहू। इतना कहकर वो खामोश हो गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। तभी उन्हें याद आया कि किसी काम से रूहानी उनका फ़ोन ले गई थी बाहर और अभी तक वापस नहीं किया था। उन्हें समझते देर नहीं लगा कि ये सब रूहानी की ही हरकत थी। पर वो खुश थी और उसके साथ घबराई हुई भी, क्योंकि वो जानती थी कि रूहान को झूठ से सख्त नफरत थी। अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, इसलिए उन्होंने उसे बस उतना बताया जितना सच था। रूहान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप कैसी हैं, ठीक है ना आप? साची जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा हम ठीक हैं। ये सुनते ही रूहान उनके गले लग गया। उनसे गले लगे हुए बोला, माँ आपको पता है ना, आप हमारी जान हैं। कुछ हो गया आपको तो हम अनाथ हो जाएंगे। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। आप आ गए, हमारे दिल को ठंडक मिल गई। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। तभी रानी लालटेन लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने रूहान को देखते हुए कहा, अरे देवर जी, आखिर आप आ ही गए। रूहान उसकी आवाज़ सुन उठा और उसके पास जाकर उसके पैर छूते हुए बोला, कैसी हैं आप बड़ी भाभी, और भैया कैसे हैं? उसके ये पूछते ही पीछे से सोम आते हुए बोला,
अरे छोटे, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें देखकर और खुश हो गए। ये कहते हुए सोम रूहान के गले लग गया। रूहान ने उसे गले मिलते हुए पूछा, चाचा चाची कहाँ हैं? वो लोग हरिद्वार गए हैं, कोई मन्नत थी उसे पूरा करने, 2 दिन में आ जाएंगे। सोम की बात सुन रूहान ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं सलोनी भाभी से और आदित्य भैया से मिल के आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। रूहान अंधेरे में ही बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से रानी ने उससे कहा, अरे देवर जी, कहाँ अंधेरे में जाओगे, आओ हम छोड़ दें आपको। ये कहते हुए रानी लालटेन लिए आगे चल दी और रूहान उसके पीछे। रानी उसे सलोनी के कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। रूहान ने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया तो आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन? उसके ये कहने पर रूहान अंधेरे से लालटेन की हल्की रोशनी में अंदर आया। उसे देख आदित्य ने खुश होते हुए कहा, अरे भाई तुम, क्या बात है, तुम कब आए? ये कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया। रूहान ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सलोनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे रूहान भैया, आपने तो हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। मुझे लगा मैं आपको दूंगी, पर आप तो एकाएक आ गए। चलिए अच्छा है, अब आप आ गए ना, मेरा दिल भी लगेगा। उसके ये कहने पर रूहान मुस्कुरा के उसके पास आया और बोला, क्यों भाभी, भैया से अभी तक दिल नहीं लगा पाया आपका, जो अभी मुझसे ही दिल लगाना है? ये कहते हुए वो उसके पास बैठ गया। अच्छा देवर जी, आते ही मुझसे मजाक शुरू कर दिया आपने। ये बताएं कैसे हैं आप? कितने साल हो गए थे आपको देखे और आप हैं कि आते ही नहीं हैं। अब आए हैं तो कुछ दिन रहना और अपने भतीजे को देख के जाना। सलोनी के बोलने पर रूहान ने सर नीचे किए हुए कहा, नहीं भाभी, मैं कल शाम तक चला जाऊंगा, कुछ काम है तो इसलिए, बस माँ से मिलने आ गया था। सलोनी उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया 2 साल बाद आए हो, रुक जाओ कुछ दिन अपनों के साथ, महापूजा हो जाए तो चले जाना, तब तक सबके साथ रह लो। नहीं भाभी, बहुत काम है, मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा था तो वहीं से आया, कल मैं वापस चला जाऊंगा, रुक नहीं पाऊंगा मैं भाभी। रूहान के ऐसे कहने पर सलोनी इस बार उस पर जोर नहीं दी। उसने बगल में खड़ी रूपा से कहा, रूपा जाओ भैया को मेहमानों वाले कमरे में रुकवा दो आज। अब इनका कमरा साफ तो है नहीं तो उन्हें उसी में रहने होगा, और आते वक्त रूहानी को बुला देना। ये लड़की तब से खाना लेने गई थी, ना जाने कहाँ रह गई। उसके कहने पर रूपा रूहान के साथ बाहर चली गई। रूहान ने चलती हुई रूपा से पूछा, कैसी हो रूपा? रूपा ने बड़े खुश होते हुए कहा, हम तो बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? सच में आप आए जैसे महल में रौनक आ गई हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने साची जी के कमरे के बाहर खड़ी रूहानी पर पड़ी। उसने उसे देखकर कहा, अरे रूहू दीदी, आप यहाँ हो? वहाँ छोटी भाभी आपको बुला रही हैं, जाएं आप, वो खाने के लिए बैठी हैं। रूहानी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ जा रहे हैं, पर उस खड़ूस को तो खोज ले। किसकी बात कर रही हो दीदी? अरे वही रूहान सिंह ठाकुर, जरा हम भी तो देखें उस खड़ूस अकड़ू दुष्ट दानों को, बड़ा सुना है उसके बारे में भी, पता नहीं कहाँ लुप्त हो चुका है। ये कहते हुए वो वापस से साची जी के कमरे में झांकने लगी। एक तो ये मुई लाइट भी चली गई है, उस पर बरसात, ना जाने कब आएगी लाइट और मुझे उस राक्षस के दर्शन होंगे। रूहानी अपने में ही बोले जा रही थी। उसे नहीं पता था कि रूहान उसके सामने खड़ा है और सब सुन रहा था। रूपा की तो हालत ख़राब थी। उसे पता था कि रूहानी ने शायद अंधेरे में गौर नहीं किया था कि रूहान उसके बगल में खड़ा है। रूपा ने उससे कहा, दीदी छोड़ो ना, जाओ आप जाकर भाभी से मिलो। पर रूहानी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो उस दुष्ट रूहान से मिल के जाएगी। उसने साची जी के कमरे में झांकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आखिर आज देखने को मिला है तो देख कर जाएंगे, पता नहीं कब उस ईद के चांद के दर्शन हो। वैसे भी इतनी मुश्किल से मैंने उसे यहाँ बुलाया है, पता है कितना झूठ बोला है और कैसे। तब कहीं जाकर वो खड़ूस यहाँ आंटी जी से मिलने आया। बताओ कोई करता है ऐसा कि अपनी माँ से ही मिलने ना आए? वो बोल रही थी और इधर रूपा के पसीने छूट रहे थे और रूहान खड़ा सब सुन रहा था। तभी सलोनी के कमरे से आदित्य की आवाज़ आई, रूहानी तुम्हारी दीदी बुला रही है, जल्दी आओ। ये सुनते ही रूहानी जल्दी से अपने लहंगे को एक हाथ से पकड़ के खुले आंगन से बारिश में भीगते हुए भागी तो उसके पायल की झनकार रूहान के दिल को जिसे धड़का गई। वो भागती हुई रूहानी को जाते हुए देख रहा था, पर उसे उसका चेहरा खुद भी ठीक से नहीं दिखाई दिए। रूपा उसकी तरफ मुंह बनाती हुई मुड़ी और उससे बोली, चले भैया। रूपा की तो हालत ख़राब थी। उसे पता था कि रूहानी आते ही रूहान को अपना दुश्मन बना लिया और रूहान उसे छोड़ने वाला नहीं है। रूपा उसे जल्दी से लेकर आई और मेहमानों के कमरे में छोड़ के चली गई। रूपा जब सलोनी के कमरे में पहुंची तो रूहानी वहीं खड़ी थी और सलोनी से बात कर रही थी। रूपा आते हुए बोली, अरे रूहू दीदी, आपने क्या कसम खाई है कि ज़िंदगी में चैन से नहीं रहना है? उसके ऐसे कहने पर आदित्य ने पूछा, क्यों रूपा, क्या हुआ?
अरे भैया क्या बताएं, यह आज खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार कर आई है। बताओ। रूहान भैया बगल में खड़े थे और रूहू दीदी ने उन्हें ना जाने क्या क्या कहा। ये तो अंधेरे में उन्हें देख नहीं पाई और बोल दी, पर उन्होंने तो शायद अब तक मन में ठान लिया होगा कि वो रूहानी दीदी को सबक सिखा के रहेंगे। रूपा के बताने पर सलोनी ने मुस्कुरा के पूछा, क्या बोला इसने देवर जी को? रूपा आंखें बड़ी करके बोली, अरे ये पूछो भाभी, क्या नहीं बोला? खड़ूस, अकड़ू, दुष्ट दानव, राक्षस और ना जाने क्या क्या, और ये भी कि इन्होंने उन्हें झूठ बोल के यहाँ बुलाया। अब तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके ऐसे कहने पर रूहानी की तो हालत ख़राब हो गई। सलोनी और आदित्य हंसे जा रहे थे। उधर कमरे में रूहान अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, अकड़ू, खड़ूस, दुष्ट दानव, राक्षस और तो और हमसे झूठ भी बोला। तुम्हें तो मैं बताऊंगा रूहानी, बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, हम बंद करेंगे उसे। रूहानी को जब से ये पता चला कि उसने रूहान के सामने ही उसे ये सब कहा है, तब से उसकी हालत ख़राब थी। वो सलोनी के पैर की मालिश किए, तेल की कटोरी लिए उसके कमरे से बाहर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाइट अभी तक नहीं आई थी, बारिश हो गई थी पर ख़त्म नहीं हुई थी। रात काफ़ी हो गई थी, सब सो गए थे। रूहानी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा छत पर हल्की बूंदाबांदी में कोई खड़ा था। वो भीग रहा था पर उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रूहानी ने उसे देखा तो अपने कदम उधर बढ़ा दिए, पर वो सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी रूपा ने कहा उससे, दीदी ऊपर कहाँ जा रही हो? चलो, सोना नहीं है क्या? चलिए। रूपा इतना कहकर आगे बढ़ गई। रूहानी ने एक बार ऊपर देखा पर वहाँ कोई नहीं दिखा उसे। उसने सोचा शायद जो था वो चला गया, इसलिए वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई। उधर छत पर टहल रहा रूहान भी कुछ वक्त में आकर अपने कमरे में लेट गया। सुबह का वक्त। रूहानी सुबह उठकर सबको आरती दे रूपा और रानी के साथ नाश्ता तैयार करवा रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता बनवा के सलोनी के कमरे में चली गई। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो देखा सलोनी रेडी होकर अपने कमरे में बैठी थी। आदित्य उसके पास बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। उसने दोनों को देखते हुए पूछा, आप दोनों का खाना यहीं ले आऊँ मैं, या जीजा जी आप सबके साथ खाना खाएंगे? सलोनी की प्रेगनेंसी की वजह से वो बाहर नहीं जाती थी, इसलिए रूहानी उसे यहीं लाकर खाना खिला देती थी। आदित्य ने उसे देखकर कहा, साली साहिबा आप इन्हें ही खिलाएं, मैं तो जा रहा हूं अपने भाई के साथ खाने। जीजा जी, सोम जीजा जी तो नहीं हैं और आपके वो ठाकुर साहब का तो पता नहीं। बचे तो आप बोलो तो यहीं दीदी के साथ ले आऊं। रूहानी के ये कहने पर सलोनी ने कहा, क्यों रूहान भैया कहाँ हैं? वो इतनी सुबह कहाँ चले गए? इस पर रूहानी ने उससे कहा, क्या पता रातों रात भाग गया हो। और ये बोल वो खुद ही हंसती। उसे ऐसे हंसते देख सलोनी उसे मुंह बना के देखा। आदित्य ने उसे देखकर कहा, नहीं वो बड़ी माँ के कमरे में होगा, मैं देख कर आता हूँ। तुम एक काम करो, रूपा के साथ मेरा बाकी सब और अपना खाना यहीं ले आओ, आज सब साथ खाना खा लेते हैं। ये बोल के वो चला गया। रूहानी नीचे चली गई। इधर साची जी के कमरे में जब आदित्य पहुंचा तो रूहान उनके कमरे में बैठा था। साची के लिए वो नाश्ता लाया था और उन्हें खुद अपने हाथों से खिला रहा था। तभी आदित्य ने उसे देखकर कहा, वाह आज तो बड़ी माँ की लॉटरी लग गई है, आज रूहान जी खुद उन्हें नाश्ता करा रहे हैं। उसकी आवाज़ सुन रूहान और साची जी दोनों ने उसकी तरफ देखा। आदित्य अंदर आकर साची जी के बगल में बैठ गया। अरे भाई, मैंने सोचा आज माँ को मैं ही नाश्ता करा देता हूँ। वैसे अभी दोपहर तक मुझे निकलना है, क्योंकि शाम को विनय जी का फ़ोन आया था। वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझसे बात करने आ रहे हैं, तो जाना ज़रूरी है। अच्छा चले जाना, चलो पहले हमारे साथ नाश्ता कर लो, फिर हम खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ाएंगे। आदित्य के कहने पर रूहान अपनी माँ को खाना खिला वहाँ से चला गया। जब वो आदित्य के साथ वहाँ आया तो उसने देखा कि सब वहीं बैठे थे। सलोनी की माँ और मनोहर जी भी आ गए थे। रात ज़्यादा होने के कारण वो रूहान से मिल नहीं पाए थे। सुमित्रा जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे बेटा आ गए तुम, बहुत वक्त हो गया था तुम्हें देखे, तुमसे मिलने। अच्छा हो गया कि तुम आ गए, चलो इसी बहाने तुम इस बार महापूजा में तो रहोगे। रूहान ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं आंटी जी, मैं इतना खाली नहीं कि ऐसी चीज़ों के लिए रुकूं। उसके ये कहने पर सुमित्रा जी जैसे आगे बोलने को हुई तो मनोहर जी ने उन्हें रोकने के लिए कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो आओ बैठो और बताओ काम कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना वहाँ पर? रूहान वहाँ रखी एक चेयर पर बैठते हुए बोला, जी अंकल जी सब ठीक है, आप कैसे हैं? भाई हम तो मस्त रहते हैं, बाकी हमारी बेटियों की मुस्कान हमें ठीक कर देती है। ये बोल मनोहर साहब हंस दिए, पर सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उधर रूहानी सब के लिए नाश्ता लेकर आई रूपा के साथ, पर जब उसने देखा कि सुमित्रा जी अंदर बैठी हैं तो वो बाहर ही रुक गई। रूपा ने उसे ऐसे खड़ा देखा तो उससे बोली, दीदी चलो अब
उसके कहने पर भी वो वहीं खड़ी रही और रूपा से बोली, रूपा तुम इसे ले जाओ और फिर आकर बाकी चीज़ें ले जाना, अंदर मासी बैठी हैं, अभी देख कर फिर कुछ बोलने लगेंगी, तू जा और ये सब रख के आ और ये भी ले जा, कोई पूछे तो बोलना कि मैं चली गई स्कूल। ये सुनकर रूपा ने भी कुछ नहीं कहा। वो अंदर गई और नाश्ते की ट्रे वहाँ रखकर वापस आई और रूहानी के हाथ से ट्रे लेकर वापस अंदर चली गई। रूहानी वहाँ से सीधे साची जी के कमरे में गई। रूपा के साथ रूहानी को ना देखकर सलोनी ने उससे पूछा, रूपा रूहू कहाँ है? नाश्ता नहीं करेगी क्या वो? बोलो उसे कि आए जल्दी, अभी स्कूल जाने का वक्त तो हो जाएगा और बिना खाए चली जाएगी वो। उसके कहने पर रूपा ने उससे वही कहा जो उसे रूहानी ने बोलने को कहा था। सलोनी ने उसकी बातें सुनकर उससे कहा, पर अभी तक तो जाने का वक्त नहीं हुआ है तो इतनी जल्दी कैसे चली गई? सुमित्रा जी ने उसे देखकर कहा, छोड़ो ना बेटा, क्या लेना देना, चली गई तो चली गई, जाने दो, तुम खाना खाओ, तुम्हें दवाइयाँ भी तो लेनी है। उनके ये कहने पर सलोनी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी आदित्य ने उसे रोक दिया। वो भी इस वक्त शांत रही। उधर साची जी के कमरे में जब रूहानी पहुंची तो वो कोई किताब पढ़ रही थी। उसने अंदर आते हुए उनसे कहा, आंटी जी आपने दवा ली अपनी? उसे देखते हुए साची जी ने कहा, नहीं बेटा भूल गए, चलिए जल्दी से ले लो। ये कहते हुए उसने दवाई और पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। साची जी ने उसके हाथों से दवा पानी लिया और खा लिया। ग्लास उसे देते हुए साची जी ने उससे कहा, थैंक्स बेटा। उनकी बात पर रूहानी ने उनकी तरफ देखकर कहा, दवाइयाँ तो मैं आपको रोज़ देती हूँ, पर आपने कभी तो नहीं कहा थैंक्स, तो आज क्यों? रूहानी के बोलने पर साची जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोली, थैंक्स इसलिए क्योंकि आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया और उसे यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया। थैंक्स बेटा, सच में मैं बहुत खुश हूँ, कुछ वक्त के लिए ही सही वो आए तो सही। इस बात पर रूहानी ने उनसे पूछा, कुछ वक्त मतलब वो रुक नहीं रहे हैं क्या महापूजा के लिए? नहीं, उसकी मीटिंग है कोई जिससे उसे जाना तो है, वो वापस आज दोपहर को जा रहा है। ये सुनते ही रूहानी ने सोचते हुए कहा, किसके साथ है मीटिंग? अरे विनय सिंह राजपूत जी हैं उनके साथ, वो इस वक्त ग्वालियर में है तो वापस जा रहा है। उनके इतना कहने पर रूहानी ने देखा कि वक्त हो गया था, उसे स्कूल के लिए निकलना था। वो उठते हुए बोली, अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, स्कूल का वक्त हो गया है। ये बोल वो बाहर आ गई। वो उनके कमरे से निकल ही के जा ही रही थी कि उसके कदम रूहान के कमरे के सामने आकर रुक गए। उसने झांक के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रूहान का फ़ोन बज रहा था। उसने इधर उधर देखा और अंदर घुस गई। फ़ोन उठा के देखा तो विनय जी का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन शायद काफ़ी देर से बज रहा था, इसलिए उसके उठाने से पहले कॉल कट गया। उसने फ़ोन रखने का सोचा, फिर कुछ दिमाग में आते ही उसने टेबल पर रखे पेन को उठाया और उस नंबर को अपने हाथ में लिख लिया। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट आई। वो जल्दी से फ़ोन को बिस्तर पर पटक के बाहर जाने को हुई तो देखा कदमों की आहट बढ़ गई है, शायद कोई कमरे के नज़दीक आ गया है। रूहानी ये सुन के घबरा के दरवाजे के पीछे छुप गई। रूहान जब कमरे में आया तो बिस्तर पर रखे अपने फ़ोन को देखने लगा। रूहानी ने पीछे से उसे देखा और धीरे से कदमों के साथ वो उसके कमरे से निकल के जाने लगी। उसके चूड़ियों और पायल की आवाज़ पर रूहान ने पीछे मुड़ के देखा तो रूहानी उसके कमरे के बाहर निकल के जा रही थी। वो जब तक उसके पास जाता वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में जा रही थी। तभी पीछे से आ रही रूपा ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, ऐसे क्या देख रहे हैं? वो जो लड़की अभी गई है वो कौन थी? रूहान के पूछने पर रूपा ने कहा, वो तो रूहानी दीदी है। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, ड्राइवर से बोल दो कार रेडी रखे, मुझे 12 बजे निकलना है। रूहान ने इतना कहा और अपने कमरे में आ गया। रूपा उसके कहने पर ड्राइवर से बोलने चली गई। कुछ देर में रूहानी भी अपने स्कूल के लिए निकल गई। दोपहर का वक्त, रूहान जाने के लिए तैयार हो रहा था। रानी उसके लिए बहुत सी चीज़ें ले आई थी जो उसने खुद अपने हाथ से बनाया था। रूहान ने अपना ब्लेजर पहनते हुए रानी को देखकर कहा, भाभी आप ये सब क्या कर रही हैं? इतना सारा कौन लेकर जाएगा? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ और कोई भी है। अरे देवर जी, आपके लिए है ये सब, और चुपचाप आप रेडी हो और मुझे मेरा काम करने दें। ये कहते हुए रानी ने बाकी डिब्बों को भी बैग में भर दिया। रूहान रेडी होकर बाहर आया और सबसे मिलकर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। नौकर ने उसके सामान को गाड़ी में रख दिया। उसने साची जी के पैर छुए और सबको बाय बोलकर कार में बैठ गया। वो वहाँ से चला गया। इधर उसके जाते ही रूहानी जब घर आई तो उसने रूपा से पूछा, और रूपा इतनी शांत क्यों है? कहाँ है सब? अपने कमरे में है, और कहाँ होंगे? और वो खड़ूस कहाँ? कौन, रूहान भैया? हाँ वही। वो कहते हुए वो रूपा के साथ अपने कमरे में आ गई। अरे उन्हें जाना था तो वो चले गए,
अभी तक तो उनकी फ़्लाइट भी जाने वाली होगी। क्या वो चले गए? रूहानी ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसे हैरान परेशान देख उसने कहा, क्या हुआ दीदी, आप क्यों ऐसे चौंक रही हैं? कुछ नहीं, तू पानी ले आ। रूहानी के ये कहने पर वो चली गई। उसके जाते ही रूहानी ने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, प्लीज़ कान्हा जी, प्लीज़ उन्हें रोक दो। प्लीज़ जब जीजा जी आए तो वो उनके साथ आएँ। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। मेरे लिए नहीं, आंटी जी के लिए। उन्हें देखा है मैंने ठाकुर साहब का इंतज़ार करते हुए। प्लीज़ कान्हा, इतनी बात मान लो। वो बस हाथ जोड़े आंखें बंद किए बोले जा रही थी। रूहानी ने जब रूहान के जाने की बात सुनी तो भगवान से उसके वापस आने की प्रार्थना करने लगी। रूपा उसे पानी देकर गई और साथ में ये बोल के कि सलोनी उसे बुला रही है। रूहानी पानी पी के सलोनी के पास चली गई। जब वो सलोनी के कमरे में पहुंची तो वो बैठी इमली खा रही थी। उसे ऐसे खाते देख रूहानी ने उसके हाथ से इमली छीनते हुए कहा, आप सुधर नहीं सकती दीदी। कितनी बार कहा है कि आपको नुकसान करेगा, मत खाया करो, पर आप हैं कि सुनती ही नहीं है। उसके ऐसे डांटने पर सलोनी ने मुंह बना लिया। सलोनी के पैर की मालिश कर वो उसे दवा दे रही थी कि तभी आदित्य ने कमरे में आते हुए कहा, अरे आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं ली? सलोनी ने दवा जल्दी से लेते हुए कहा, अरे ले लिया बस। और भैया चले गए ठीक से? ये बोलकर उसने दवा लेकर खा लिया। आदित्य ने कोई फाइल लेते हुए कहा, नहीं, उसकी मीटिंग यहाँ हो गई है तो कुछ दिन यहीं रुकेगा। उसकी बात सुनते ही रूहानी के चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ गई। सलोनी ने यह सुनते ही उससे कहा, क्या बोला आपने? सच में भैया वापस आ गए? वो यहाँ रहेंगे कुछ दिन? ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस बार वो बड़े ठाकुर साहब से मिल के जाएं। क्या पता इस बार कोई करिश्मा हो जाए और बाप बेटे के बीच सब अच्छा हो जाए। ये तो तुम भूल जाओ, 15 सालों में आज तक कुछ नहीं बदला तो अब क्या खाक बदलेगा? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। जो जैसा चल रहा है शांति से चलने दो और आप अपना ख्याल रखो। ये कहकर आदित्य फाइल लेकर चला गया। आदित्य का जैसलमेर में ही एक टेक्सटाइल का बिजनेस था, जहाँ पर औरतों को काम पर रखा जाता था और हाथों से बने कपड़े बनाए जाते थे राजस्थानी कारीगरी के साथ। आदित्य के जाने के बाद रूहानी ने सलोनी से पूछना चाहा कि आखिर बड़े ठाकुर और रूहान के बीच ऐसा क्या हुआ था जो वो दोनों ऐसे, पर यह सलोनी के सोने का वक्त था इसलिए उसने उसे आराम करने दिया। खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा रूहान साक्षी जी के कमरे में बैठा था। अभी तक रूहान और रूहानी एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। सोम जब वापस आया और उसे पता चला कि रूहान इस बार महापूजा तक यहाँ रुक गया है तो उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। वो अपने कमरे में गया तो रानी ने उसे देखकर उससे बोला, आपको पता है देवर जी इस बार महापूजा में होंगे। कितने सालों बाद सब एक साथ महापूजा में होंगे। भगवान करे कि ऐसे ही सब ठीक रहे। उसके ऐसे बोलने पर सोम का गुस्सा फट पड़ा। उसने सामने रखी पीतल की ग्लास खींचकर रानी को मारी जो उसके माथे पर जा टकराई। उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, खामोश हो जा, तेरी ये हंसी मुझे अंतर तक जला रही है। कहीं ये जलन तेरी जान लेकर ना बुझे, इसलिए निकल यहाँ से। उसने रानी का गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि एक वक्त के लिए तो उसकी सांस जैसे बंद हो गई थी, पर तभी सोम ने उसका गला छोड़ दिया। सोम के गला छोड़ने पर रानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसने अपने गले और हाथ रखे आंखों को फैला लिया था। उसके माथे से हल्की चोट भी थी। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा और वहाँ से चली गई। सोम ने गुस्से में खुद से कहा, ये क्यों रुक गया? अब क्या करूं? पर मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है जब ये बस कुछ वक्त के लिए आया है, और नहीं, कब वक्त बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तक ये यहाँ है तब तक मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। रात का वक्त, आज शाम को फिर से बादल उमड़ आए थे। बहुत तेज़ तेज़ से हवाएं चल रही थी। लाइट वापस से जा चुकी थी। अंधेरा हो रहा था तो इसलिए हर जगह लालटेन जला के रखा जा रहा था। रूपा ने सारे नौकरों को लालटेन जला के कमरों में रखने के कहकर रसोई में आ गई थी। रूहानी रानी के साथ सबके लिए खाना निकाल रही थी। रूपा ने आकर कहा, लाओ दीदी, हम आदित्य भैया और भाभी को ऊपर ही खाना दे आएँ। यहाँ कहाँ अंधेरे में आएंगे, और वैसे भी बारिश होने वाली है। पता नहीं आजकल क्या हो गया इस राजस्थान के मौसम को जो हर दिन बरस देता है। वैसे भी आजकल ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। रूहानी ने अंगीठी तैयार करते हुए उससे कहा, हाँ बात तो सही बोली तू, ठंड बहुत बढ़ गई है। एक काम कर, ये अंगीठी दीदी के कमरे में नौकर के हाथ भिजवा दे और तू खाना ले जा दोनों के लिए। बाकी नौकरों से कह देती हूँ कि मैं ये अंगीठी सबके कमरे में रखाए। ये कहते हुए उसने एक अंगीठी नौकर को दी और दूसरी मनोहर जी और सुमित्रा जी के कमरे में भिजवा दी। एक सोम के कमरे और एक रूहान के। रानी ने सबकी थाली लगा के दे दिया।
रूहानी साक्षी जी के लिए खुद अपने हाथ से खाना और एक हाथ में लालटेन लेकर आगे चल दी और अंगीठी एक नौकर को लाने को बोल दी। नौकर ने अंगीठी उठाई और रूहानी के पीछे चल दिया। रूहानी ने पीछे मुड़ के देखा, अंदर रख दो। उसके कहने पर नौकर ने जाकर जल्दी से अंगीठी अंदर रख दी। रूहानी उसके पीछे अंदर खाना और लालटेन लेकर चली गई। उसने देखा तो रूहान वहीं साक्षी जी के पास बैठा था। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे देखकर उसे पता नहीं क्या होने लगा, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहते। नौकर अंगीठी रख के चला गया था। साक्षी जी ने जब देखा कि रूहानी खाने की थाली लिए खड़ी थी तो उन्होंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, रूहू वहाँ क्या खड़ी है, इधर आओ, खाना लाई हो क्या मेरा। उनके ऐसे कहने पर रूहान ने जब पीछे मुड़ के देखना चाहा तो रूहानी ने अपनी लालटेन को नीचे कदमों के पास रख दिया। एक बार फिर उसका चेहरा कम रोशनी में था, जिसे रूहान देखने की कोशिश तो कर रहा था पर बिना किसी को पता लगे। साक्षी ने देखा कि रूहानी अभी भी वहीं खड़ी है तो उन्होंने फिर उसे आवाज़ देकर कहा, अब क्या वहाँ वैसे ही खड़ी रहेगी, रूहू इधर आओ बैठो। उनके ये कहने पर रूहानी धीरे कदमों के साथ चल के बिस्तर के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। उसने साक्षी जी के सामने खाने की थाली रखते हुए कहा, आंटी आपका खाना खा लो आप, तब मैं आपको दवा देकर जाऊंगी। रूहानी के बालों ने उसके साइड के चेहरे को ढक रखा था। रूहान की नज़र उस पर ही थी। साक्षी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रूहू रूहान के लिए भी खाना मंगवा देना ज़रा। उन्होंने जैसे ये कहा तो रूहान ने रूहानी को देखकर कहा, नहीं माँ मैं बाद में खाना खाऊंगा। उसकी बात सुन साक्षी जी खाने लगी। रूहान की नज़र बस रूहानी के छुपे चेहरे पर थी और रूहानी इस वक्त रूहान की निगाहों की गर्मी अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। साक्षी जी को खाना खिला दवा देकर वो जाने लगी लालटेन उठा के तो रूहान बिना उसकी तरफ देखे तेज़ आवाज़ में बोला, मेरा खाना मेरे कमरे में रख दो, मैं खा लूँगा। रूहानी ये सुनकर चली गई। वो वहाँ से निकल के रसोई घर में आई तो देखा रानी बैठी सोम के लिए खाना निकाल रही थी। उसने रानी को देखकर कहा, भाभी आप उनके लिए भी खाना निकाल देंगी। रानी ने खाना निकालते हुए पूछा, किसके लिए। अरे वही छोटे ठाकुर साहब के लिए जो आए हैं खड़ूस के लिए। उसके ऐसा कहने पर रानी हंसने लगी। उसने खाना निकाल के उसे देते हुए कहा, ले जा, मैं इन्हें खाना देकर आती हूँ। और वो ये कहकर चली गई। रूहानी खड़ी होकर सोचे जा रही थी। उसने खुद से कहा, अरे घबराने वाली बात क्या है, वो तो आंटी जी के कमरे में बैठा है, बस तुझे जाना है और खाने की थाली रखना है और चली आना है, चल अब। ये बोल के वो रूहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूहान के कमरे के सामने रुक उसने दरवाज़ा खोला तो तभी बारिश शुरू हो गई थी। बिजली बहुत तेज़ से कड़क रही थी। रूहानी रूहान के कमरे में गई और खाने की थाली रख वापस पीछे मुड़ी जाने को तो रूहान से टकरा गई। वो गिरने को हुई तो रूहान ने उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया। रूहानी उसके बहुत पास खड़ी थी। रूहान उसके चेहरे को धुंधली सी रोशनी में देख रहा था। रूहान ने टेबल पर रखे जलती कैंडल को उठा के उसके चेहरे के पास लाते हुए उसे देखा। रूहानी के कांपते गुलाबी होठ, उसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आँखें, उसके सुर्ख गाल, उसका चेहरा कैंडल की रोशनी में जैसे और चमक आया था। रूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस रूहानी आपके बारे में बहुत सुना है पर शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता है, और जिस बारे में ना पता हो उस चीज़ से दूर रहना चाहिए वरना नुकसान बहुत होता है। आपने आज और उससे पहले जो किया उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने सिर्फ झूठ बोला ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर किया। वादा करता हूँ कि मुझे रोकने का तुम्हें बहुत अफसोस होगा। हर दिन हर वक्त और जिन नामों से तुमने मुझे कल नवाजा था मैं तुम्हें उसके दर्शन ज़रूर कराऊँगा। तुम बहुत सुकून से थी और आज रात सो भी लो क्योंकि कल से तुम्हारा सुकून मैं छीनने वाला हूँ। अब जाओ और आराम से सो, मिलते हैं कल मिस रूहानी जी। ये कहते हुए रूहान ने उसे छोड़ दिया। रूहानी जैसे उससे दूर हुई वैसे ही लाइट आ गई। रूहान ने जब उसका चेहरा पूरी रोशनी में देखा तो एक वक्त के लिए उसकी नज़र थम सी गई रूहानी पर। यही हाल कुछ रूहानी का भी था। उसने भी आखिर पहली बार रूहान सिंह ठाकुर को देखा था। रूहानी ने अपने कदम पीछे किए तो उसकी पायल की आवाज़ एक बार फिर रूहान की धड़कन को बेचैन कर गई। वो उसे देखते हुए कुछ गुस्से में बोला, जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। उसके ऐसा कहने पर वो डर के भाग गई। उसके जाते ही रूहान ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या करेगा अब रूहान रूहानी के साथ? क्या रूहानी का रूहान को रोकने का फैसला ले आएगा उसी पर मुसीबतों का पहाड़? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।